क्या एक लिव इन में रहने वाले पार्टनर के अगेंस्ट में सेक्शन 498A यूज हो सकता है? क्या एक वुमेन अपने लिव इन पार्टनर के अगेंस्ट में सेक्शन 498 के अंदर क्रिमिनल केस फाइल कर सकती है? अगर दोनों लीगली मैरिड ही नहीं है तो क्या लिव इन पार्टनर को हस्बैंड माना जा सकता है? और अगर इसका आंसर यस है तो क्या इसका मतलब ये है कि हर लिव इन रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली सेक्शन 498A के अंडर आ जाएगी? इस वीडियो के थ्रू हम आज इन सारे ही क्वेश्चंस का आंसर समझेंगे। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट में इस क्वेश्चन को डील किया है। जजमेंट है लोकेश BH एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर्टेन रिलेशनशिप में सेक्शन 498A अप्लाई हो सकता है, लेकिन उसको अप्लाई होने के लिए कुछ कंडीशंस और सेफगार्ड्स हैं। तो आज के वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि केस के फैक्ट्स क्या थे, सेक्शन 498A एक्चुअली क्या कहता है, रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज का क्या मीनिंग है, क्या हर लिव इन रिलेशनशिप इसमें प्रोटेक्टेड है, इंटेंट टू मैरी का यहाँ पे क्या रोल है, इसका मतलब क्या है, और मिस यूज और अरेस्ट के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या सेफगार्ड्स दिए हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस जजमेंट स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे है एपिलेंट जो हस्बैंड है और रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो कि वाइफ है। तो यहाँ पे पार्टीज के बीच में एक डिस्प्यूट शुरू होता है और अक्टूबर 2010 में मैरिज हुई थी ऐसा क्लेम किया जाता है बाय रिस्पोंडेंट नंबर 2। बाद में रिलेशनशिप में डिस्प्यूट्स आ जाते हैं। 2016 में पार्टीज के बीच में कंप्लेंट फाइल होती है। तो यहाँ पे 2 कंप्लेंट होती है, एक में 498A IPC और दूसरे में 498A के साथ साथ बाकी IPC के प्रोविजंस होते हैं। तो यहाँ पे जो एपिलेंट है उन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच किया फॉर द क्वॉशिंग ऑफ FIR और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। उनका मेन आर्ग्यूमेंट क्या था? उन्होंने कहा कि सेक्शन 498A एक पीनल प्रोविजन है और सेक्शन 498A में जो वर्ड यूज होता है वो है हस्बैंड। तो हस्बैंड का सिंपल मीनिंग क्या होना चाहिए? एक लीगली मैरिड मैन। अगर वैलिड मैरिज ही नहीं है तो सेक्शन 498 अप्लाई कैसे हो सकता है? लेकिन कर्नाटका हाईकोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। हाईकोर्ट का व्यू क्या था कि अगर कोई मैन वुमेन को ये बिलीव कराता है कि वो उसका हस्बैंड है और रिलेशनशिप में मैरिज के सारे एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट है, मतलब वो एक मैरिज की तरह दिखाई देती है, तो सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड पे वो क्रिमिनल लायबिलिटी से एस्केप नहीं कर सकता। तो मैटर इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट के सामने मेन क्वेश्चन क्या होता है? कैन अ मैन इन अ लिव इन रिलेशनशिप बी प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 498A? जजमेंट समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं 498A क्या कहता है। 498 ऑफ IPC हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स के थ्रू वुमेन के साथ जो क्रुएल्टी की गई है उसको पनिश करता है। तो इस ऑफेंस में पनिशमेंट हो सकती है अप टू 3 years एंड फाइन। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 498A में क्रुएल्टी का मीनिंग स्पेसिफिकली दिया हुआ है। ब्रॉडली क्रुएल्टी को 2 सिचुएशन में देखा जा सकता है। ओके, पहला ये है कि कोई ऐसा विलफुल कंडक्ट जो हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स कर रहे हैं जिसकी वजह से वाइफ अपने आप को सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाती है, या उसकी लाइफ, लिम्ब या फिजिकल या मेंटल हेल्थ को बहुत इंजरी या डेंजर पहुंचता है। दूसरा, वुमेन को हरास करना विद द इंटेंशन ऑफ कोअर्सिंग हर, या उसके रिलेटिव्स को अनलॉफुल डिमांड ऑफ प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी फुलफिल करने के लिए मजबूर करना। तो इसके लिए एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना इंपॉर्टेंट है कि 498A सिर्फ डाउरी के केसेस के लिए नहीं है, तो क्रुएल्टी का स्कोप यहाँ पे वाइडर है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने 498A के लेजिस्लेटिव पर्पस को डिस्कस किया, यानी कि वो सेक्शन लाने के पीछे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका इंटेंशन क्या है। अब आ जाते हैं जजमेंट के मोस्ट इंटरेस्टिंग लीगल एस्पेक्ट पे। यहाँ पे एपिलेंट का क्या आर्ग्यूमेंट था कि 498A एक पीनल प्रोविजन है। पीनल प्रोविजन में कोर्ट्स जनरली स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करती है। स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब होता है वो हम आगे वीडियो में समझेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो प्रोविजन है उसमें वर्ड यूज होता है हस्बैंड। हस्बैंड का मतलब होना चाहिए लीगली मैरिड हस्बैंड, यानी लीगली मैरिड मैन। अगर मैरिज वैलिड ही नहीं है तो सेक्शन 498 अप्लाई नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने एक इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट था कि स्ट्रिक्ट प्रोविजन या स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन अप्लाई करना है या फिर पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि क्रिमिनल लायबिलिटी क्रिएट करने वाले प्रोविजंस को अननेसेसरीली एक्सपांड नहीं करना चाहिए, यानी कि उसमें जो लिखा हुआ है एग्जैक्ट वैसा ही कोर्ट उसका मतलब समझेगी। कोर्ट किसी पर्सन को क्रिमिनल लायबिलिटी में सिर्फ अजम्पशंस के बेसिस पे नहीं लेकर आ सकती है। बट दूसरी तरफ होता है पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन। पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन में कोर्ट ये देख सकता है कि लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या था लॉ बनाने के पीछे, कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो लॉ बनाया गया था, और अगर हम प्रोविजन का बहुत टेक्निकल मैनर में इंटरप्रेट करेंगे तो क्या उसका एक्चुअल पर्पस डिफीट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी अप्रोच को डिस्कस किया, यानी कि पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन, और कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि बेनिफिशियल लेजिस्लेशन
बेनिफिशियल लेजिस्लेशन मतलब ऐसा लेजिस्लेशन जिसके थ्रू किसी पर्सन को बेनिफिट होता है। तो बेनिफिशियल लेजिस्लेशन को इंटरप्रेट करते वक्त लेजिस्लेशन का पर्पस समझना पड़ेगा, लेजिस्लेटिव पर्पस क्या था उसके पीछे, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लिव इन रिलेशनशिप को सेक्शन 498A का प्रोटेक्शन क्यों दिया है। तो कोर्ट ने बेसिकली ये देखा है कि डोमेस्टिक क्रुएल्टी सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट देखकर नहीं होती। अगर एक वुमेन और मैन एक डोमेस्टिक सेटअप में एज अ हस्बैंड और वाइफ रह रहे हैं तो रिलेशनशिप में क्रुएल्टी हो सकती है, चाहे टेक्निकली मैरिज वैलिड हो या नहीं हो। कोर्ट ने यह भी कंसिडर किया है कि लिव इन रिलेशनशिप आज हमारी सोसाइटी का एक एक्चुअल पार्ट बन चुकी है, एक रियलिटी बन चुकी है, और लॉ को सोशल रियलिटीज के साथ साथ में चेंज होना पड़ेगा, सोशल रियलिटीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जो सेक्शन है और जो एक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव है डोमेस्टिक क्रुएल्टी से प्रोटेक्शन, और वो प्रोटेक्शन हम मैरिज या फिर लिव इन रिलेशनशिप के लेबल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर भी दिया है। कोर्ट ये कहती है कि क्या हर लिव इन रिलेशनशिप सेक्शन 498A के अंडर आती है? बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया गया है, और अब समझते हैं वो इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन क्या है। रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। अब ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे लिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी केसेस में इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर डोमेस्टिक रिलेशनशिप में इन द नेचर ऑफ मैरिज, जो भी रिलेशनशिप है इन द नेचर ऑफ मैरिज, वो भी इंक्लूड की गई है। तो इसका मतलब क्या होता है? कोर्ट ने कुछ फैक्टर्स बताए हैं। तो पहला, कपल जो है वो सोसाइटी के सामने एज अ हस्बैंड और वाइफ प्रेजेंट करते हुए एक दूसरे को। दूसरा कि दोनों की जो एज है वो एक लीगल मैरिज में एंटर करने की एज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हस्बैंड की 21 और वाइफ की 18। तीसरा कि दोनों पार्टीज लीगली मैरिज एंटर करने के लिए अदरवाइज भी क्वालिफाइड होने चाहिए। फोर्थ कि पार्टीज ने वॉलंटरीली कोहिबिट किया है एक दूसरे के साथ फॉर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम एज अ रिलेशनशिप, वो एक दूसरे के साथ रहे हैं, मैरिज या फिर लिविंग रिलेशनशिप। और एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये भी है कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रहना चाहिए। सिर्फ वीकेंड पे मिलना, कभी कभी साथ रहना, या फिर एक शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट जो हम देखते हैं वैसा होना ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज को नहीं इस्टेब्लिश करता है। तो प्रैक्टिकल टर्म्स में कोर्ट रिलेशनशिप का ओवरऑल नेचर देखेगा। फॉर एग्जाम्पल कि कितने टाइम से वो लोग रिलेशनशिप में है, क्या वो सेम हाउस होल्ड में रहते हैं, क्या वो एक्सपेंसेस शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, क्या डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करते हैं, और क्या सोसाइटी में हस्बैंड और वाइफ के रूप में एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं, और रिलेशनशिप का ओवरऑल नेचर क्या है। सिर्फ ये बोल देना कि दोनों रिलेशनशिप में है वो इनफ नहीं होता है 498A के अंडर कवर करने के लिए। अब आते हैं इस जजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, विच इज द इंटेंशन टू मैरी। अब ये इंटेंशन टू मैरी का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज सिर्फ इतना होना भी सफिशिएंट नहीं है 498A में कवर होने के लिए। देयर मस्ट ऑल्सो बी अ रिक्विजिट इंटेंट टू मैरी। अब ये रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि कुछ कपल्स कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे और उनका शादी करने का कोई इंटेंशन नहीं होता है। तो ऐसी रिलेशनशिप डोमेस्टिक रिलेशनशिप के सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस करती है। लेकिन अगर पार्टीज कभी मैरिज के इंटेंशन के साथ रहे ही नहीं है तो सिर्फ क्रिमिनल लायबिलिटी बनाने के लिए उस रिलेशनशिप को मैरिज के रिलेशनशिप की तरह क्यों देखा जाना चाहिए। इसलिए कोर्ट ने एक डिस्टिंक्शन क्रिएट किया है कि रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज प्लस रिक्विजिट इंटेंट टू मैरी इज इक्वल टू सेक्शन 498A का प्रोटेक्शन। यहाँ पे एक प्रोसीजरल पॉइंट भी है कि इंटेंशन टू मैरी ये स्टेब्लिश करने का जो इनिशियल बर्डन होगा वो वुमेन पे होगा जो सेक्शन 498A के अंदर प्रोटेक्शन क्लेम कर रही है। अब हम सभी को पता है कि 498A का मिसयूज भी बहुत होता है, तो इसको भी डिस्कस किया है कोर्ट ने, और प्रीवियस जो जजमेंट्स है उनका रेफरेंस देते हुए कहा है कि 498A का मिसयूज तो बहुत होता है लेकिन हम इसकी वजह से जेन्युइन विक्टिम्स को प्रोटेक्शन देना बंद नहीं कर सकते। तो एक साइड पर है वुमेन जिनको हमें डोमेस्टिक क्रूअल्टी से प्रोटेक्शन देना है, और दूसरी तरफ है जो अनवारंटेड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन या आर्बिट्ररी अरेस्ट है उससे प्रोटेक्ट करना। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अर्नेश कुमार की गाइडलाइंस जो है उसको भी डिस्कस किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज के केसेस में अक्यूज को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बिना ऑटोमेटिकली अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर लिव इन रिलेशनशिप में ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होगा। अब जजमेंट के फाइनल कंक्लूजन को कुछ सिंपल टर्म्स में समझते हैं कि पहला, 498A उन लिविंग रिलेशनशिप पे अप्लाई होगा जो क्वालिफाई करती है एज अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, साथ ही साथ उसमें इंटेंशन टू मैरी को भी स्टैब्लिश करना होगा। पॉइंट नंबर 2 कि प्रोटेक्शन उन रिलेशनशिप्स को भी है जो
दो कंसेंटिंग अडल्ट इंडिविजुअल्स के बीच में है। तीसरा, ये एक्सटेंड होता है इंटरप्रिटेशन स्पेसिफिकली सेक्शन 498A आईपीसी के कॉन्टेक्स्ट में, यानी इस जजमेंट को ऑटोमेटिकली बाकी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पर हम बैठ के अप्लाई नहीं करेंगे। कोर्ट ने खुद क्लेरिफाई किया है कि ये प्रोपोजिशन सेक्शन 498A तक के लिए ही लिमिटेड है। कोर्ट के अर्नेश कुमार की गाइडलाइंस पर्टिकुलरली फॉलो होनी चाहिए, स्पेशली अरेस्ट के केस में। तो यहाँ पे इस जजमेंट को हम लोग ऐसे इंटरप्रेट नहीं करेंगे कि लिव इन पार्टनर इज नाउ लीगली द सेम एज हस्बैंड फॉर एवरी पर्पस। अब लास्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर लोकेश के केस में क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वॉश नहीं किया। कोर्ट ने होल्ड किया है कि प्रोसीडिंग क्वॉश करने के लिए ये केस फिट नहीं है। ट्रायल कोर्ट को लॉ के अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग कंटिन्यू करने के लिए लिबर्टी दे दी गई। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर ऐसे ही बाकी वीडियोस आप देखना चाहते हो लॉ के ऊपर, तो आप मेरे चैनल को देख सकते हो, मेरे बाकी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू लॉ विस्टा।